प्रिय बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत समास उपविषय को पढ़ेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा करना। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं वही समास कहलाते हैं। चलिए इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। कहने का अभिप्राय है वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं वो समास कहलाते हैं। इसको हम समस्त पद भी कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे रसोई के लिए घर। अब ये दो या दो से अधिक शब्द हैं, इसके लिए जो एक शब्द बनेगा वो बनेगा रसोई घर। इसको ही हम समास या समस्त पद कहते हैं। एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं। नीले रंग की गाय, इसका समस्त पद या समास बनेगा नील गाय। बच्चों, आपने समस्त पद को जाना। चलिए समस्त पद के विषय में कुछ और भी जान लेते हैं। जैसे समस्त पद के दो पद होते हैं। जो समस्त पद है उसमें दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इसको भी उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे वनगमन, वन को गया हुआ। अब यहाँ पर जो वन है ये पूर्व पद है, मतलब पहला पद है, तथा गमन जो है ये दूसरा पद है। इसको हम उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना। समास प्रक्रिया से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समस्त पद की परिभाषा में बताया था। इन समस्त पदों को अलग करके पहले की स्थिति में लाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। इनको उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे चौराहा, जो कि समस्त पद है, इसका समास विग्रह हो जाएगा चार राहों का समूह। इसी तरह से आजकल, आजकल का समास विग्रह होगा आज या कल। महादेव, इसका समास विग्रह हो जाएगा महान है जो देव। समास या समस्त पद व समास विग्रह की परिभाषाओं को जान लेने के पश्चात अब हम समास के भेदों को भी जान लेते हैं। समास के 6 भेद हैं। ये हैं तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। चलिए अब इन भेदों को विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले प्रसर्गों जैसे का, से आदि का लोप हो जाता है। प्रसर्ग का मतलब होता है कारक चिन्ह। कहने का अभिप्राय है कि जो तत्पुरुष समास हैं इनकी रचना करते समय समस्त पदों के बीच में जो समास है उसमें किसी प्रकार के कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि जब हम समास विग्रह करते हैं तब इनका प्रयोग किया जाता है। इनको उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे राजपुत्र। राजपुत्र समस्त पद है, इसमें किसी प्रकार का कोई कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है, लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह बनेगा राजा का पुत्र, जिसमें का जो है ये कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से मुंह तोड़, इसका विग्रह बनेगा मुंह को तोड़ने वाला। चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला। द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है। मतलब क्या है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जब हम द्वंद्व समास में समस्त पद बनाते हैं तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे पाप पुण्य, इसका विग्रह बनेगा पाप और पुण्य। जैसा कि आपने इन शब्दों में देखा, पाप पुण्य जो कि समस्त पद है, इसमें हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है और जब विग्रह किया तो हमने योजक शब्द का प्रयोग किया। इसी तरह से सीताराम, सीता और राम, ऊंच नीच,
ऊंच और नीच। समास का अगला भेद है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। कहने का अभिप्राय है कि द्विगु समास का जो पूर्व पद है उसमें किसी प्रकार की संख्या का बोध होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं, जैसे त्रिलोक। त्रिलोक जो समस्त पद है इसका समास विग्रह बनेगा तीन लोकों का समाहार, मतलब समूह। इसी तरह से नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। समास का अगला भेद है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा को भी जान लेते हैं। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष्य या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है और विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता। कहने का अभिप्राय है कि इसमें दोनों पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं तथा इन दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है। उपमेय उपमान का संबंध का अर्थ है कि किसी सजीव वस्तु की तुलना निर्जीव वस्तु से की जाती है। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं, जैसे चंद्रमुख। अब मुख की तुलना जो है वो निर्जीव चंद्र से की गई है, अतः यहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध है और इसका समास विग्रह बनेगा चंद्रमा के समान मुख वाला। इसी तरह से नील गगन। नील गगन, इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है क्योंकि यहाँ पर नील जो है वो विशेषण है और गगन विशेष्य है, और इसका जो समास विग्रह बनेगा वो है नीला है जो आसमान। अगला समास है बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर नया शब्द निकलता या नया नाम सामने आता है। कहने का अभिप्राय है कि इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई भी प्रधान नहीं होता और इस समास का विग्रह करने पर एक नया शब्द सामने आता है। इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं, जैसे त्रिनेत्र। जो त्रिनेत्र शब्द है ये जो है भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका समास विग्रह भी हम इसी तरह से करते हैं, 3 नेत्रों वाला अर्थात भगवान शिव। इसी तरह से वीणा पाणी। वीणा पाणी माँ सरस्वती को बोला जाता है, अतः जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। इसी तरह से गिरिधर। गिरिधर भगवान कृष्ण को बोला जाता है, इसी वजह से इसका जो समास विग्रह होगा वो इस तरह से होगा गिरि पर्वत को धारण करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण। चलिए समास का अंतिम भेद अव्ययी भाव समास भी पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नि, निर, यथा आदि। कहने का अभिप्राय है कि इस समास का पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता और इसका जो पहला पद है जो प्रधान है उसके अंतर्गत उपसर्ग होता है। चलिए इन्हें उदाहरणों के माध्यम से जान लेते हैं, जैसे आजन्म। आजन्म का जो पहला पद है वो है आ, जो पूर्व पद है वो है आ, जो कि उपसर्ग है और इसका जो समास विग्रह बनेगा वो बनेगा जन्म पर्यंत। इसी तरह से नीडर। नीडर का पहला पद नी है जो कि उपसर्ग है और इसका समास विग्रह बनेगा बिना डर के। इसी तरह से यथाक्रम का जो समास विग्रह बनेगा वो बनेगा क्रम के अनुसार। तो आपने जाना जो अव्ययी भाव समास है इसका पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।